Hello, good morning friends. My name is Pratik and you are welcome in my channel Economics Hunters। और प्लीज़ आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपके पास रेगुलर बेसिस पर आते रहें। और आज हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग ये बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, क्या अजम्पशंस हैं इसकी और क्या इसकी बेसिक प्रॉब्लम है, और डेफिनेशंस को हमें कैसे बनाना है सारी टर्मिनोलॉजी की। और इस चीज़ को हम पढ़ते हुए इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशंस रटने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेशंस आप पढ़ना सीख जाएंगे। किसी भी फॉर्मूले को देखेंगे उसकी डेफिनेशन आप इजीली बना पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एक वर्ड था, ये वर्ड दिया था रैगनर फ्रिश ने। किसने दिया था? ये रैगनर फ्रिश ने। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे उन सारी प्रिंसिपल्स में कुछ एक हेरोइक अजम्पशंस रहती हैं। दैट इज पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे प्रिंसिपल्स में ये हेरोइक अजम्पशंस रहती हैं। कंज्यूमर इज ए रेशनल पर्सन, कंज्यूमर शुड बी ए रेशनल पर्सन। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? एक रेशनल पर्सन होना चाहिए। रेशनल पर्सन कौन होता है? जो मिनिमम से मिनिमम बजट के अंदर, मिनिमम से मिनिमम खर्चे के अंदर, मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंडिचर के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने का प्रयास करता है और पा लेता है, तो उसे हम रेशनल कंज्यूमर बोलते हैं। जो मिनिमम एक्सपेंडिचर में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाता हो उसे, दैट इज ए रेशनल पर्सन। इसके अलावा प्रोड्यूसर भी आपका एक रेशनल पर्सन होना चाहिए। प्रोड्यूसर रेशनल पर्सन क्या होता है? मिनिमम बजट खर्च करके मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, ये एक प्रोड्यूसर की, रेशनल प्रोड्यूसर की निशानी होती है। वो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करता है, ये एक रेशनल प्रोड्यूसर की निशानी होती है। इसके बाद तीसरी अजम्पशन आती है वन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। इसको ग्रीक लैंग्वेज में सिटरिस पैरिबस भी बोल दिया जाता है। देखिए, वन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट क्या होता है? जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसके अंदर जब भी कोई थ्योरी पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपने पढ़ा डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कंज्यूमर्स इनकम, फैशन, टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड सो ऑन। वही बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर जो इफेक्ट करती हैं डिमांड को। बट हम क्या करते हैं, केवल और केवल जब हम केवल प्राइस ऑफ एक्स का इंपैक्ट देख रहे हैं डिमांड ऑफ एक्स पे, तो जितने भी ये अदर फैक्टर्स हैं जो इस डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, इन सभी अदर फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। और इन अदर फैक्टर्स को जब हम कांस्टेंट मानते हैं तो इनके ऊपर हम बार का निशान लगा देते हैं। किसका निशान लगा देते हैं बेटा? बार का निशान लगा देते हैं। और ये जो हम बार का निशान लगा रहे हैं, ये जितने भी आपके कांस्टेंट फैक्टर्स हैं इन्हें हम पैरामीटर्स बोलते हैं। कांस्टेंट फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। तो जब हम एक फैक्टर, एक आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंपैक्ट देख रहे हैं, तब हमारे जो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, दीज आर अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। ये क्या कहलाते हैं? आपके अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। जब आपकी कोई बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, जैसे आपके लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, मतलब आपके लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, इन सब के अंदर हमको ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमारे पैरामीटर्स कांस्टेंट रहें और हम किसी एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पे, दूसरी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंपैक्ट देख सकें। तो हमने क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंपैक्ट देखना होता है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंपैक्ट देखते हैं, एक साथ बहुत सारा इंपैक्ट नहीं देखते हैं। इसलिए केवल एक वेरिएबल को हम, एक फैक्टर को हम वेरिएबल मानते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या मानते हैं? कांस्टेंट। इससे ही हम अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट बोलते हैं। तीसरी बात हमारे यहाँ इसमें अंदर जो हम पढ़ते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे इकोनॉमी के अंदर बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या चीज होती है हमारे इकोनॉमी के अंदर? बेसिक प्रॉब्लम। बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं,
वांट्स हमारे पास अनलिमिटेड हैं और इन रिसोर्सेज के हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस हैं। हमें इन लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। ये किस तरीके से किया जा सकता है, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है। तो हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं ताकि हमारे ये लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें और हमारे पास जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं या रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। उन अल्टरनेटिव यूजेस को ध्यान में रखते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना, यही माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन सब्जेक्ट होता है, मेन उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है पढ़ने का। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास मुख्य रूप से 3 टर्म हमें पढ़ने को मिलती हैं, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। अब ये टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल ये टर्म्स क्या हैं, इनको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, टोटल होता है समीशन, है ना, और मार्जिनल जो वर्ड होता है, मार्जिनल वर्ड होता है इंडिविजुअल इंपैक्ट। मार्जिनल वर्ड क्या होता है, इंडिविजुअल इंपैक्ट, इंडिविजुअल इंपैक्ट। तो मार्जिनल वर्ड इंडिविजुअल इंपैक्ट को बताएगा और आपके टोटल वर्ड जो इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स के टोटल को बताएगा और एवरेज सबके हिस्से में कितना कितना आएगा उस चीज को बताता है। तो हम लोग लेके चलते हैं टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल के कंसेप्ट को। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से लेता हूं। मान लीजिए मैं एक अकेला व्यक्ति एक खेत पे प्रोडक्शन कर रहा था 10 क्विंटल का और मेरा एक कजन ब्रदर भी आया कि बोले मेरे को भी साथ में लगा लो। उसने, हम दोनों ने मिलकर के जो टोटल प्रोडक्शन किया दैट इज 30 क्विंटल। दोनों ने मिलकर के कितना प्रोडक्शन कर लिया, 30 क्विंटल। तो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास 30 क्विंटल आया। टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितना आया, 30 क्विंटल। क्योंकि हम 2 जने थे तो हमारे हिस्से में कितना कितना आएगा, 15 क्विंटल हमारे हिस्से में आएगा, 15 क्विंटल हमारे हिस्से में आएगा। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी कि मैं अकेला केवल 10 क्विंटल कर पा रहा था, उसके आने से इंपैक्ट 20 क्विंटल का पड़ा है, 20 क्विंटल्स का उसका आने से इंपैक्ट पड़ा है। तो ये जो 10 क्विंटल्स का इंपैक्ट है, इंडिविजुअल इंपैक्ट, ये मेरा पर्सनल इंपैक्ट था, दैट इज माई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और उसके आने से ये 20 क्विंटल का जो इंपैक्ट पड़ रहा है दैट इज हिज इंडिविजुअल इंपैक्ट, दैट इज हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 10 क्विंटल की रही और उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 20 क्विंटल्स की रही। तो ये हमारे टोटल, एवरेज और मार्जिनल में डिफरेंस होता है। मार्जिनल होता है इंडिविजुअल इंपैक्ट को बताता है, एवरेज होता है हिस्से में कितना कितना आ रहा है, और टोटल हमारे को सारा कुछ टोटल कर करके बताता है। इंडिविजुअल इंपैक्ट का टोटल कर लीजिए चाहे, और चाहे एवरेज को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि आपके पास 15 क्विंटल एवरेज है और हम 2 जने थे, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो ऐसे भी हम टोटल निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, हमने, मेरा मार्जिनल 10 का था, मेरे कजन ब्रदर का मार्जिनल 20 का था, दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, 30 क्विंटल ही आएगा। इसका मतलब हम लोग अगर हमारे यहाँ मार्जिनल का अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, टोटल क्वांटिटी निकल करके आ जाती है। तो ये भी एक तरीका है ताकि जिससे कि हम टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल निकालने के हमारे पास 2 तरीके हो गए, एक तो एवरेज को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक आप मार्जिनल का टोटल कर लीजिए, इससे भी हम टोटल निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ जितना भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं टोटल, एवरेज और मार्जिनल का, उसको हम देखते हैं। देखिएगा, हमारे यहाँ पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं टोटल, एवरेज और मार्जिनल के अंदर। देखिए, यहाँ हमें टोटल, एवरेज और मार्जिनल ये 3 चीज़ें पढ़नी है। हमारे पास चैप्टर कौन कौन से होते हैं, यूटिलिटी, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, ये 4 हमारे पास चैप्टर्स रहते हैं। देखिए, अब मैं अगर इसको मिलाता हूँ, टोटल यूटिलिटी दैट इज टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, पढ़ते नहीं है हम लोग, सीएस की बुक में जरूर दे रखा है, बाकी मैंने कहीं देखा नहीं है। एक हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज एमयू, ठीक है। इसी तरीके से टोटल प्रोडक्शन दैट इज इक्वल टू टीपी। अब देखिए, मैंने आपके यहां पर लिखा है टीपीपी। टीपीपी का मतलब है टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। स्टार्टिंग में मार्शल की जब थ्योरी दी हुई थी तो इसको उन्होंने फिजिकल फॉर्म में लिया था, इसलिए फिजिकल प्रोडक्शन था। बाद में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इन्हें सर्विस सेक्टर को इसमें अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सर्विस सेक्टर को शामिल करने के बाद इसमें से फिजिकल वर्ड हटा दिया। तो इसलिए आज जो हम थ्योरी देखते हैं दैट इज सिंपल टीपी देखने को मिलता है, टीपी, टोटल प्रोडक्शन। तो आप अगर टोटल फिजिकल प्रोडक्शन लगाते हैं तो भी सही है, और टोटल प्रोडक्शन लिखते हैं तो भी आपका बिल्कुल ये सही माना जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एपीपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन।
क्या चीज आती है? एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन। फिर इसके बाद क्या क्या? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन एमपीपी। ऐसे ही टोटल कोस्ट, एवरेज कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट। देखिए टोटल कोस्ट, एवरेज कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ये हमारे पास टर्म्स आगे निकल करके हमने क्या किया? एपीपी का फॉर्मूला बनाया। एवरेज का फॉर्मूला सिंपल सा है, टोटल में क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। टोटल अपॉन क्वांटिटी इज एवरेज, टोटल अपॉन क्वांटिटी इज एवरेज, टोटल अपॉन क्वांटिटी इज एवरेज। अगर यहां पर प्रोडक्शन दे रखा है तो यहां प्रोडक्शन लगा दीजिए, कॉस्ट दे रखा है तो कॉस्ट लगा दीजिए, और रेवेन्यू दे रखा है तो रेवेन्यू लगा दीजिए। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। एवरेज प्रोडक्शन दैट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। सीधा सा तरीका है। टोटल के अंदर क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन, कॉस्ट है तो कॉस्ट, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू। इससे ज्यादा हमको कुछ करना नहीं है। फिर इसके बाद जब हम मार्जिनल का फॉर्मूला बनाते हैं तो इस टोटल वाले और टोटल अपन क्वांटिटी वाले फॉर्मूले में ऊपर नीचे आप डेल्टा लगा दीजिए, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं सबके अंदर। ऊपर डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू कर दिया, डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा क्यू कर दिया, डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू कर दिया, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू कर दिया। इस तरीके से हम लोग ये हमारे फॉर्मूले बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूले बनाने के बाद, यहां पर आपको बार बार क्यू देखने को मिल रहा है, बार बार वर्ड आ रहा है क्यू। ये क्यू का मतलब क्या है? क्यू का मतलब भैया देखिए यूटिलिटी कब मिल रही है? जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं। तो क्यू का मतलब यहां पर होता है कंजम्पशन से। हमारे पास वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन जो करेगा दैट इज वेरिएबल फैक्टर, तो वेरिएबल फैक्टर ले लीजिए या लेबर ले लीजिए, जनरली जो हम यूज करते हैं। तो क्यू का मतलब यहां पर या तो वेरिएबल फैक्टर लेंगे या फिर जनरली जो हम लेते हैं दैट इज लेबर। इसके बाद क्यू का मतलब यहां पर कोस्ट के अंदर, कोस्ट कब आएगी? जब एक प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का दूसरा नाम होता है आउटपुट। आउटपुट को ही हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो क्यू का मतलब हम यहां लिख देते हैं आउटपुट। और जब प्रोडक्शन कर लिया तो उस माल को बेचेंगे, तो माल को बेचने से हमें क्या मिलता है? रेवेन्यू। तो बेचे हुए माल को, सेलिंग क्वांटिटी को हम यहां पर क्या बोलते हैं? क्यू। रेवेन्यू के अंदर क्यू का मतलब क्या हो गया? सेलिंग क्वांटिटी। तो अलग अलग जगह क्यू का मतलब अलग अलग होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, हर एक जगह एक जैसा मत लगाना। देखिए टोटल के फॉर्मूले क्या बनेंगे? देखिए टोटल का फॉर्मूला सम ऑफ मार्जिनल। मैंने आपको बताया था कि मेरा मार्जिनल इम्पैक्ट, आप मेरा इंडिविजुअल इम्पैक्ट आपका 10 का है, मेरे कजन ब्रदर का मान लीजिए 20 का है, तो दोनों का टोटल किया दैट इज 30 क्विंटल। तो इस तरीके से सम ऑफ मार्जिनल इज टोटल। क्योंकि यहां एवरेज नहीं दे रखा इसलिए एवरेज से हमने फॉर्मूला यहां पर डराइव नहीं कर रखा। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। और दूसरा तरीका हमारे पास टोटल फिजिकल प्रोडक्ट निकालने का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और क्वांटिटी को, दैट इज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। इसी तरीके से टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस टीएफसी। ये टीएफसी क्या है ये हम चैप्टर में देखेंगे। और अब यहां देखते हैं टोटल कॉस्ट बराबर में एवरेज कॉस्ट इंटू में क्वांटिटी हो जाएगा, जो कि हमने यहां लिख दिया है। इसी तरीके से एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू था, तो टी आर बराबर क्या हो जाएगा? ए आर इंटू क्यू नहीं हो जाएगा? क्यू इंटू ए आर इंटू क्यू, तो वो हमने यहां पर लिख दिया। एवरेज इंटू में एवरेज रेवेन्यू इंटू में क्वांटिटी, दैट इज टोटल रेवेन्यू। ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए सारे के सारे। अब इन फॉर्मूलों के बिहाफ पे हम डेफिनेशंस बना सकते हैं इजीली। इन डेफिनेशंस को कैसे बनाना है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, किस तरीके से डेफिनेशन बनेंगी देखिएगा। एवरेज की जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको बनाना बहुत आसान है। एवरेज की डेफिनेशंस क्या होती हैं? एवरेज की डेफिनेशन देने के लिए एवरेज प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन अगर हमको देनी है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्टिविटी इज एवरेज प्रोडक्टिविटी, पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट ऑफ टोटल रेवेन्यू इज एवरेज रेवेन्यू, पर यूनिट ऑफ, पर यूनिट किसका निकालेंगे? टोटल का। अगर हम पर यूनिट प्रोडक्शन निकालेंगे, टोटल कॉस्ट का हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू का हम अगर पर यूनिट रेवेन्यू निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास? एवरेज बन जाएगी। तो पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज एवरेज प्रोडक्शन, पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट एंड पर यूनिट ऑफ टोटल रेवेन्यू इज एवरेज रेवेन्यू। ये हमारे पास सिंपल सी वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। अब इसके बाद जब हम मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बाद डेफिनेशन बनाने के लिए चलते हैं, तो हम इसको डेफिनेशन को आपको नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं अच्छे से। देखिएगा
मैं आपको इनिशियल स्टेज पर मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन को ले रहा हूं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। अब देखिए डेफिनेशन क्या करनी है, आपको डेफिनेशन मैं पढ़ना सिखा रहा हूं फॉर्मूलों से, आपको याद करने की रटने की कोई जरूरत नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी बराबर डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, ये अभी हमने फॉर्मूला लिखा। अब इससे देखिएगा कैसे क्या बनता है, ये बराबर का निशान है, ये इक्वल टू का निशान है, इसका मतलब होता है रेफर्स टू, और ये डेल्टा का निशान है, इसका मतलब होता है चेंज, और नीचे वाले डेल्टा को हम यूज लेंगे एडिशनल यूनिट चेंज के लिए। और यहाँ पर हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर जो आपके पास एरो का निशान लग रहा है, जितनी भी डेफिनेशन है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी, और ये ऊपर से नीचे की तरफ बनने वाली जो एरो है, इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू। मतलब क्या है इसका? विद रेस्पेक्ट टू। और कोई भी डेफिनेशन अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर एक फिक्स लाइन आएगी, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग रिमेन सेम, है ना। आपके पास अजम्पशन इसके अंदर हमेशा लगेगी ही लगेगी, हर प्रिंसिपल के अंदर, हर थ्योरी के अंदर जब आप उसकी डेफिनेशन देंगे, मार्जिनल के हर डेफिनेशन के अंदर ये लाइन लगेगी ही लगेगी। देखिए अब हम आगे इसको देखते हैं, हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी की। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं डेफिनेशन। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल यूनिट चेंज इन कंजम्पशन। क्यू का मतलब क्या है? कंजम्पशन। फिर आपको पढ़ के सुना रहा हूं, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, ये हमारे पास फिक्स लाइन रहेगी। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू चेंज इन total utility with respect to additional unit change in consumption। ये हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। ये देखिए हमने लिख रखी है, when other things being remain constant, marginal utility refers to change in total utility with respect to additional unit change in कंजम्पशन। इसी तरीके से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। और ये आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ एरो चल रहा है, और क्यू का मतलब यहां पर क्या है? लेबर होगा या वेरिएबल फैक्टर होगा। क्यू का मतलब क्या होगा? या तो लेबर होगा या फिर वेरिएबल फैक्टर होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बना के देखते हैं। हमारी पहली लाइन क्या आएगी? फिक्स, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल यूनिट चेंज इन, क्यू का मतलब क्या था? लेबर, एडिशनल यूनिट चेंज इन लेबर। देखिए दोबारा से देखिए, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल यूनिट चेंज इन लेबर। ये हमारी आपकी प्रॉपर डेफिनेशन बनकर के तैयार हो गई। देखिए इस तरीके से हम ये सारी डेफिनेशंस बना सकते हैं। हम बाकी की डेफिनेशंस अपने फॉर्मूला बना रहे थे उसी वाले आपके कॉलम में देखते हैं। देखिएगा मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन कैसे बनेगी? व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल यूनिट चेंज इन, क्यू का मतलब क्या है? आउटपुट। इसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल यूनिट चेंज इन सेलिंग क्वांटिटी। क्यू का मतलब क्या है? यहां पर सेलिंग क्वांटिटी। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि क्यू का मतलब किस जगह पर क्या है। क्यू का मतलब जो है वहां पर क्यू का मतलब वही लिखना है। इस तरीके से हम यहाँ पर सारी की सारी डेफिनेशंस तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डेफिनेशंस बनाने का तरीका आसान लगा होगा। अगर आप लोगों को ये डेफिनेशंस बनाने में दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा, और उसके बाद कल हम आप लोगों से बात करेंगे इन डेफिनेशंस को हमने तैयार करा कि नहीं किया, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डायग्राम बनते हैं, उन डायग्राम्स को बनाते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और डायग्राम्स किन बिहाफ पे हम डायग्राम को बनाते हैं, इन चीज़ों पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो देखिए आज का हम चैप्टर खत्म करते हैं।